Okay, so hello everyone, and we are about to start our batch for ACCA F8 or AA Audit and Assurance. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द बैच मैं ये चाहूँगा कि आप लोग सबको 3 चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, आपको ये स्क्रीन नज़र आनी चाहिए जिस पे क्लियरली मेंशन्ड है ACCA F8/AA Audit and Assurance। नंबर 2, आपको मेरी वीडियो that should be clear to you, my video। और नंबर 3, आपको मेरी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, आपको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही। अगर ये 3 चीजें सही हैं तो यू आर ऑल सेट एंड वी विल बी शॉर्टली स्टार्टिंग। और अगर ये 3 चीजें क्लियर नहीं हैं, इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है, तो आपको मैंने जिस नंबर से मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज करें कि वी आर फेसिंग दिस इशू सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर इशू। ओके, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 2 मिनट्स के सब मुझे ग्रीन सिग्नल है कि एवरीथिंग इज फाइन, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। Okay, so I think let's start. ACCA F8 Audit and Assurance। फर्स्टली मैं आप सबको इस पेपर का ज़रा एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ, और ज़ाहिर उस डिटेल्ड इंट्रोडक्शन में मैं आप सबको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है, हाउ दिस पेपर इज एग्जामिन्ड, एंड देन इस इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम जरा चीज़ों को आगे स्टार्ट कर सकें। सही, देखें, F8 ऑडिट एंड एश्योरेंस का सबसे पहला प्रिंसिपल इशू जो आप सबको पता होना चाहिए वो ये, this is in front of many students a theory paper। सही है, तो this perception is wrong कि this is completely a theory paper। In fact, it is a writing based paper। हम इसको राइटिंग बेस्ड पेपर कहें तो वो ज़्यादा बेहतर टर्म है इसके लिए कि यार स्टूडेंट्स इसको कम्प्लीटली ना कहें कि दिस इज अ थ्योरी पेपर, रादर दे शुड से कि यार ये एक पेपर है राइटिंग बेस्ड पेपर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरी पेपर एंड अ राइटिंग बेस्ड पेपर? ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये एक थ्योरी पेपर है ना, थ्योरी हम उसको कहते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें रोट लर्न करनी होती हैं, जबकि F8 के पेपर के अंदर आपको रोट लर्निंग सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होगी 20 to 25% मार्क्स में। ठीक है, बाकी जो 75% मार्क्स है ना, वो पूरे के पूरे एप्लीकेशन, राइटिंग स्किल्स, ठीक है, एंड सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर बेस करते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस क्या है कि एक आपको 1.5 पेज का डिटेल्ड सिनेरियो आएगा, कुछ भी आप पूरी किताब को रट के चले जाएं, दैट वुड बी ऑफ नो यूज इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ, आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में से वो पूछ सकता है कंपनी रिस्क क्या फेस कर रही है वो ढूंढें, कंपनी की सिस्टम्स में वीकनेसेस क्या है वो ढूंढें। लाइक फॉर एग्जांपल, हम कभी किसी सुपरमार्केट में जाते हैं और वहां हम देखते हैं कि देयर आर नो सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड, हम कहते हैं ना यार एक वीकनेस है। ये वीकनेस आपको किताब ने थोड़ी सिखा के भेजा था, ये वीकनेस तो आपने सुपरमार्केट में जाके देखी थी। तो
थ्योरी या रोट लर्निंग पेपर्स जो होते हैं ना, वो एफेट नहीं है। एफेट एक एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। एप्लीकेशन बेस्ड पेपर का मतलब ये है कि यार आपको 70-75% मार्क्स जो है ना वो एप्लीकेशन और राइटिंग स्किल्स के मिलेंगे। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि इस पेपर की जो एग्जाम फॉर्मेट है ना, इस पेपर का एग्जाम फॉर्मेट भी आपके बाकी फंडामेंटल सीरीज के पेपर से डिफरेंट है। ठीक है, जैसे आप बाकी फंडामेंटल सीरीज के पेपर्स में जाते थे ना, तो वहां आपको ऐसा फील होता था कि यार मुझे बाकी फंडामेंटल पेपर्स के अंदर एक सेक्शन ए है एमसीक्यूज का, एक सेक्शन बी है एमटीक्यूज का, एक सेक्शन सी है लॉन्ग क्वेश्चंस का, 30 मार्क्स 30 मार्क्स 40 मार्क्स। एफ8 वाहिद लोन पेपर है जिसका फॉर्मेट डिफरेंट है। एफ8 का एग्जाम फॉर्मेट ये है कि इसमें सिर्फ 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए की वर्थ है 30 मार्क्स। ठीक है, जिसमें आप फेस करेंगे 3 एमटीक्यूज वर्थ 10 मार्क्स ईच। ठीक है, आप इसमें 3 एमटीक्यूज फेस करेंगे 10 मार्क्स ईच। एमटीक्यूज क्या होते हैं? एक सिनेरियो होगा और उस सिनेरियो में से 2-2 नंबर की 5 रिक्वायरमेंट्स निकली होंगी, तो 10 मार्क्स ईच के हिसाब से 3 एमटीक्यूज 30 मार्क्स। सही। सेक्शन बी है 70 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस का, 70 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा 30 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 होगा 20 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा 20 मार्क्स का। देयर आर नो MCQs इन F8। MTQs हैं बट देयर आर नो MCQs इन F8 कि आपको वो F5 F6 F7 F9 की तरह 2-2 नंबर के 15 सवाल आ रहे हैं। नो, देयर आर जस्ट 3 MTQs 10 मार्क्स ईच। उसमें जाहिर है 2-2 नंबर की 5 रिक्वायरमेंट्स होंगी 30 मार्क्स। 70 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन। नाउ दिस मेक्स अ मार्क्स स्कोरिंग एरिया कि आप अगर दूसरे पेपर्स में जाते थे तो दूसरे पेपर्स में जाके आपको ऐसा लगता था कि यार मुझे तो सिर्फ 40 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस के मिल रहे थे, यहाँ 70 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस के, एंड there is no spreadsheet in F8, only MS Word is required। आपको अपने आंसर्स को सिर्फ टाइप करना होगा और आई डोंट थिंक टाइपिंग में किसी को भी कोई इशू होगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक एग्जाम फॉर्मेट है। सही है, इसको जरा आप नोट कर लें तो मुझे स्क्रीन बदलनी है फिर। सर 70 मार्क्स के जो आंसर्स टाइप करने होंगे MS वर्ड में, वो नॉर्मली कितने पेजेस में आ जाएंगे? आई थिंक 5 to 6 पेजेस से लगेंगे मिनिमम।
अच्छा जी, तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट बात बता दी कि हमारे पास इसमें जो एग्जामिनेशन सेटअप है, वो एग्जामिनेशन सेटअप मैंने आपको बता दिया किस किस्म का है कि हमारे पास तकरीबन इसमें मौजूद हैं दो सेक्शंस मौजूद हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और सेक्शन ए और सेक्शन बी के साथ मैंने आपको बताया कि एक की वर्थ हमारे पास जो है वो 70 मार्क्स और एक की वर्थ 30 मार्क्स है। इस पेपर के अंदर कोई आपके पास एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन 10-10 नंबर के 3 एमटीक्यूज हैं और इसके अलावा 70 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो 70 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस क्या होंगे ना, ये जरा मैं आपको बता दूं। ठीक है, 70 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ना, एक क्वेश्चन नंबर 1 है 30 नंबर का, एक क्वेश्चन नंबर 2 है 20 मार्क्स और एक क्वेश्चन नंबर 3 है 20 मार्क्स का। ठीक है, इसमें कोई आपको कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी, सिर्फ वर्ड पे टाइपिंग करनी है। अच्छा, टाइपिंग वगैरह में कुछ जगहों पे ना ऐसा है कि टेबल्स वगैरह के अंदर जो है ना वो आपको टाइपिंग करनी है, तो टेबल्स बनाने आपको नहीं है, टेबल्स आपको बने बनाए मिलेंगे। सही है। और लोग अपनी टाइपिंग स्पीड से घबराते हैं। इंतहाई लो टाइपिंग स्पीड का बंदा हो ना, वो भी आराम से पेपर सुकून से कंप्लीट कर लेता है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम अगर आपको लगता है आपकी टाइपिंग स्पीड में थोड़ा सा इशू है। सही। अच्छा, अब मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कि आपके पेपर की कोर्स आउटलाइन क्या है। आपके पेपर की कोर्स आउटलाइन क्या है देखें, हमारा जो एफएड का कोर्स है ना, एफएड के कोर्स में 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड फाइनली सेक्शन। ठीक है जी, हमारे सिलेबस में टोटल जो है ना, ये हमारे पास 5 सेक्शंस हैं सिलेबस में, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सही। इनमें क्या क्या एरियाज है ना, ये पर आप गौर से सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर आप इनको कॉपी कर लीजिएगा। सही। सेक्शन ए में आपको मिलेंगे 5 चैप्टर्स। सेक्शन बी है टोटल 3 चैप्टर्स। सेक्शन सी है टोटल 2 चैप्टर्स। सेक्शन डी है 7 चैप्टर्स और सेक्शन ई हमारे पास 2 चैप्टर्स। ठीक है, क्या है ये। सही। देखें तो सिलेबस का सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए में 5 चैप्टर्स मौजूद है। अब वो 5 चैप्टर्स के, पहला चैप्टर है विद द नेम ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, जिसमें ऑडिट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा कि यार बच्चों के जहन में बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन होती है रिगार्डिंग ऑडिट की, ऑडिट होता क्या है। ठीक है, आज दूंगा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू ऑडिट के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो है रेगुलेशन का, लॉस का, कि ऑडिट के ऊपर कौन कौन से लॉस, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं। तीसरा चैप्टर है विद द नेम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कई बार आप सुनते हैं ना यार, मुल्क की, कंट्री की गवर्नेंस सही नहीं है, गवर्न सही तरीके से नहीं जा रहा, तो ये मुल्क की, कंट्रीज गवर्नेंस नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि कॉर्पोरेशन को, एंटिटी को कैसे गवर्न करना चाहिए। ठीक है। चौथा चैप्टर है एथिक्स। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी एथिकल, तो एथिक्स उसको सिखाए जा रहे हैं। एंड द 5th चैप्टर इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। आप पूरे एफ8 में जितनी बार भी ऑडिट की टर्म सुनोगे ना, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिट। जितनी बार भी ऑडिट की टर्म सुनोगे, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिट।
ठीक है, ये वाहिद चैप्टर है सेक्शन एक आखिरी चैप्टर जिसमें आप फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम इस पूरे सिलेबस में इंटरनल ऑडिट के कंपनी का इंटरनल कैसे ऑडिट होता है ना उसके बारे में आपको बताया जाए। ठीक है, अच्छा सेक्शन बी में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है हमारे पास ऑडिट रिस्क के नाम से, कि ऑडिटर को ऑडिट करते हैं कि हम क्या क्या रिस्क फेस करने पड़ते हैं वो। 7 चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर सारा ऑडिट करता है उसको डॉक्यूमेंट कैसे करता है, कहाँ करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ऑडिट एविडेंस। ठीक है, ऑडिटर एविडेंस कैसे कलेक्ट करता है, सबूत कैसे कलेक्ट करता है। भाई ऑडिटर जब कंपनी में आता है ना तो उसको सबूत कलेक्ट करने होते हैं, वो सबूत कैसे कलेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद जो है सेक्शन सी में 2 चैप्टर्स हैं। एक का नाम है इंटरनल कंट्रोल और एक का नाम है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टीओसीज कहते हैं कॉमनली ऑडिटिंग लैंग्वेज में इसको, इंटरनल कंट्रोल और टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अच्छा इसमें आपको सिखाया जाता है कि हर कंपनी ने ना अपने इदारे को सही तरह चलाने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रोल्स लगाए हुए होते हैं। लाइक आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े किए हुए होते हैं, दिस इज अ कंट्रोल। उन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए होते हैं, दिस इज अ कंट्रोल। बहुत सारी आप मार्ट्स में जाओगे तो वो कहेंगे सॉरी वी आर नॉट कलेक्टिंग कैश, आप सिर्फ कार्ड से पेमेंट करें, दिस इज अ कंट्रोल, क्योंकि कैश कलेक्ट करेंगे तो चोरी हो जाएगा। बहुत सी जगहों पर आप अंदर एंटर होते हो, आपके हाथ में टिकट भी होते हो, बोलते हैं भाई आप अपना पासपोर्ट या आईडी कार्ड दिखाएं, दिस इज अ कंट्रोल, कि जिसके पास टिकट जिस हाथ में है वही बंदा है कि नहीं। तो कंट्रोल्स कंपनी के लिए बड़े जरूरी हैं और ऑडिटर को उनको फ्रीक्वेंटली टेस्ट करना भी जरूरी है। ये सब सेक्शन सी में सिखाया जाएगा। अब मैं इसकी डिटेल्ड बात तो सारे सेक्शन में करूंगा, फिलहाल आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सही, अच्छा सेक्शन डी में जो चैप्टर्स है ना 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे चैप्टर्स एक टॉपिक से रिलेट करते हैं विच इज कॉल्ड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, एक टॉपिक से रिलेट करते हैं विच इज कॉल्ड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। बस ये 7 चैप्टर्स इसलिए हैं कि एक चैप्टर आपको बोलेगा सब्सटैंटिव प्रोसीजर एसेट के सीखो, दूसरा चैप्टर है सब्सटैंटिव प्रोसीजर लायबिलिटीज के, तीसरा है सब्सटैंटिव प्रोसीजर शेयर कैपिटल के, चौथा है सब्सटैंटिव प्रोसीजर बैंक लोन के, पांचवा है सब्सटैंटिव प्रोसीजर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन पर 7 चैप्टर्स हैं, टाइटल एक ही है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, और सेक्शन ई में आखिर में 2 चैप्टर्स हैं। ये है सबसीक्वेंट इवेंट्स का और ये है रिपोर्ट्स का। ठीक है, सबसीक्वेंट इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट को कहते हैं, आपने अपने F3 वगैरह में इनिशियल स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको F3 F7 की चीजें याद होंगी, इसलिए मैं सबसीक्वेंट इवेंट्स जो इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होते हैं उनका पूरा स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, एंड देन फिर आपके पास रिपोर्ट्स। ठीक है, अच्छा तो मैंने 2 बातें कर दी, कोर्स आउटलाइन आपके सामने और पेपर स्ट्रक्चर आपके सामने। आप जरा फटाफट कोर्स आउटलाइन को कॉपी कर लें तो फिर मैं बताता हूँ पेपर स्ट्रक्चर इस तरह आता किस तरह इसमें से।
अच्छा, अब जरा देखें, मैंने आप लोगों को है ना कोर्स आउटलाइन भी बता दी है, ठीक है। और कोर्स आउटलाइन से पहले मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो एग्जाम स्ट्रक्चर है कि सेक्शन ए है 30 मार्क्स का, सही है। वो जो सेक्शन ए है 30 मार्क्स का, उसमें 10 MTQs आएंगे और हर MTQs की वर्थ होगी, सॉरी 3 MTQs आएंगे और हर MTQ की वर्थ है 10 मार्क्स ईच। और मैंने कहा पेपर का जो सेक्शन बी है वो 70 मार्क्स का है, जिसमें हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स, ठीक है। अब देखो, ये जो सिलेबस का एग्जाम स्ट्रक्चर का सेक्शन है ना 30 मार्क्स, जिसमें क्या है MTQs। देखो MTQs तुम किसी भी पेपर में पढ़े हो ना, तो तुम्हें इस बात का अच्छी तरीके से आइडिया होगा कि MTQs की कोई गारंटी नहीं होती कि वो कहाँ से आएंगे। इसके बारे में एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि ये कम फ्रॉम अक्रॉस द सिलेबस। अक्रॉस द सिलेबस मीन्स ये आपके सिलेबस में से कहीं से भी आ सकते हैं, इस पे आपको कोई भी ट्यूटर कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि ये कहाँ से आएंगे। लेकिन रूटीनली अगर आप मेरे से बात करें ना, इस बात को कोई मेरी हैंग नहीं कर लीजिएगा, यूजुअली जो है ना ये आपके कोर्स के फर्स्ट 5 चैप्टर से होते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर, लाइक ये जो एग्जाम स्ट्रक्चर है ना, सेक्शन है 30 मार्क्स का, सेक्शन भी 70 मार्क्स का, तो रिटन है। MTQs कहां से आएंगे ना, नो वन नोस, सही है। लेकिन यूजुअल प्रैक्टिस इसकी ये है कि ये कोर्स के फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से, ये जो 5 चैप्टर्स है ना, इनमें से आते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ सर व्हाट अबाउट लॉन्ग क्वेश्चंस। देखिए, F8 के पेपर का सबसे मजेदार सिलसिला ही पता है क्या है? यू वोंट बिलीव, आपको सब कुछ ऑलमोस्ट पता है कि यार कौन सी चीज क्या आनी है। यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, इनकी भी मैं आपको यूजुअल प्रैक्टिस बता देता हूँ एग्जामिनर की, क्या जो पिछले 10-12 साल में कांस्टेंट है, ठीक है। 15 मार्क्स या इससे ज्यादा हमेशा आते हैं TOC से, ठीक है। 15 मार्क्स कभी कभार ज्यादा भी हो जाते हैं, आते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर से, ठीक है। 15 मार्क्स हमेशा आते हैं ऑडिट रिस्क के चैप्टर से, ठीक है। 15 मार्क्स का सवाल हमेशा बनता है रिपोर्ट्स के चैप्टर से, ठीक है। और 10 मार्क्स का एक सवाल पेपर में बनता है या तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से या फिर एथिक्स से। तो दीज आर द गोल्डन चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। TOC, test of control, substantive procedures, audit risk 3 chapters, reports 4 chapter, and CG and ethics 6 chapters. Now out of 19 chapters, if you are able to perform well or prepare well these 6 chapters, I can assure you can get assurance you will definitely pass with a good score. But you need an excellent preparation for these 6 chapters, because these 6 chapters are writing based chapters, लिखने के चैप्टर्स हैं, एप्लीकेशन के चैप्टर्स हैं, रटने के चैप्टर्स नहीं है। और एप्लीकेशन में एग्जामिनर की हमेशा ये है कि यार वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन में थोड़े कमजोर हैं। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन, इफ यू कैन सी 15 15 15 45 15 60 एंड 10 70, बेटा आपको पता है 70 मार्क्स कहां से आने हैं, आपको पता है MTQs यूजुअली फर्स्ट 5 चैप्टर से आने हैं। तो मैं सारे नहीं कहता, लेकिन आपको 70-80 मार्क्स का पेपर पहले से पता है। ये 6 चैप्टर्स पे आप टारगेट कर लोगे ना, तो आपको एक एक्सेलेंट मैनर में पास होने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स इतना बड़ा नहीं है, 19 चैप्टर इतने बड़े नहीं है। लाइक आप F5 F6 का सिलेबस देखो तो बहुत ह्यूज सिलेबस है, ये इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। लेकिन इसमें राइटिंग स्किल्स की खाली प्रैक्टिस करानी, शायद मैं तुम्हें एक चैप्टर अगर 2 क्लासेस में खत्म कराऊं ना, तो उसे 3-4 क्लासेस में तो उसकी पास पेपर प्रैक्टिस पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि राइटिंग स्किल्स सिखानी, ठीक है। इसको भी नोट कर लो जरा।
अच्छा भी तो देखो हमारी अभी डिस्कशन की समरी क्या हो गई कि एक तो ये है कि आपका एफएड का सिलेबस जो है मैंने उसका आपके साथ एग्जाम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। नंबर 1 सेक्शन है 30 नंबर, 3 एमटीक्यूज 10-10 मार्क्स के, और सेक्शन भी लॉन्ग क्वेश्चन 70 मार्क्स के, 3 लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली कोर्स आउटलाइन। 19 चैप्टर है और 19 चैप्टर 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए 5 चैप्टर, सेक्शन बी 3 चैप्टर, सेक्शन सी 2 चैप्टर, सेक्शन डी 7 चैप्टर, सेक्शन ई 2 चैप्टर। ठीक है। तीसरी बात, हाउ विल एग्जाम बी टेस्टेड। तो मैंने आपसे कहा 70 मार्क्स से मैं पहले से पता है किस एरिया से टेस्ट होंगे। आपको बता दें 6 की चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में जो पास फेल का फैसला करेंगे। एमटीक्यूज कहां से आते हैं वो आपको जनरली बता दिया। ठीक है। अच्छा, कोर्स स्टार्ट करने से पहले ना जरा कुछ फाइनल 2-3 बातें देखिए। कुछ मिसपरसेप्शंस हैं फिर के पेपर के बारे में, वो जरा क्लियर कर लें। कि फर्स्ट मिसपरसेप्शन ये कि पीपल यूजुअली मैनी स्टूडेंट्स में गाइड यू। मेरे से 1-2 लोगों ने सवाल भी पूछा था कि यार क्या इससे पहले F6 F7 देना जरूरी है। द आंसर इज अ बिग नो। सही है, आप F8 का पेपर आराम से डायरेक्टली दे सकते हैं। हाँ, आपको नॉलेज F1 F2 F3 की जरूर होनी चाहिए। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड है IAS 37, इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट या सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ठीक है, इस स्टैंडर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। सही है, लेकिन जिन्होंने भाई F7 पढ़ा हुआ भी होता है ना, उनको भी ये याद नहीं होता। अभी वो एग्जाम देखे हैं ना सितंबर में, तो अभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको याद होगा ये। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नहीं आता था। तो व्हाट वी डू इज कि ये जो स्टैंडर्ड जब हमें पढ़ाना होता है ना, तो पहले मैं आपको इसकी एक क्लास देता हूं जिसमें मैं आपके साथ ये पूरा स्टैंडर्ड डिस्कस करता हूँ, ये पूरा स्टैंडर्ड पढ़ाता हूँ, लाइक F7 की क्लास चल रही है, ताकि सब लोग एक लेवल पे आ जाएं कि सबको IAS 37 आते हैं। एंड देन फिर मैं F8 की क्लास स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर की। तो वो बिल्कुल ही परेशान होइएगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ तो मैं ये दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, देखें राइटिंग स्किल्स एक बहुत की चीज है जो डेवलप करना है ना, एक आर्ट है। और इस आर्ट की मेन चीज ये है कि आपको बेतहाशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू डेवलप द स्किल। अच्छा, मैं इस प्रैक्टिस के लिए करूंगा ये, मैं आपको राइटिंग स्किल्स वाले एरियाज के 70 से 80% पास पेपर्स करवाऊंगा। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 70-80% पास पेपर्स मैं आपको कराऊंगा, डिक्टेट भी कराऊंगा, आपको लिखने को भी दूंगा, और एडवाइस करूंगा कि जब आप खुद लिखो ना तो आप मुझे मेल करो, वो मुझे भेजो आप, तो मैं चेक भी करके आपको फीडबैक भी दूंगा। Now this will enhance your writing skills to a next level। जैसे हम क्लास में करवाते हैं ना, तो क्लास में फिर एक एक बच्चे का जाके चेक करता हूँ, तो एक बड़ा वैल्यू एडिशन उसके अंदर हो जाता है। सही। और तीसरी अहम बात ये कि देखो यार, ऑडिट जो है ना, ये प्योरली एक कॉमन सेंस है। सही है ना। इसके लिए ठीक है आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर बंदा प्योर कॉमन सेंस अप्लाई कर लेना तो भी ऑडिटिंग हो सकती है। ठीक है। लाइक ऑडिटर जो है वो बेसिकली कंपनी में करता क्या जाके, ठीक है ना, कंपनी ने अगर ऑडिटर जाके करता क्या ये डिसाइड करना है ना, तो इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए ना मुझे अभी अगली थोड़ी देर में आपको समझाना पड़ेगा यार ऑडिट होता क्या है। क्योंकि बहुत से लोग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही दूर हैं, यानी कि शायद आपके जहन में ना ऑडिट की मालूमात ही कुछ डिफरेंट हो। तो मैं आपकी वो मालूमात बदल के आपको एग्जैक्टली बताऊंगा ऑडिट होता क्या है। क्योंकि एक दफा आपको पता लग गया ना ऑडिट होता क्या है, तो देन यू वुड बी इन अ स्ट्रांग पोजीशन टू डिसाइड कि यार मैं ये काम कैसे करूं। ठीक है ना। तो भाई कोई आपको प्रीवियस नॉलेज की नीड नहीं है, राइटिंग स्किल्स मैं आपके डेवलप कराऊंगा। ठीक है, और ये प्योर एक कॉमन सेंस एक्टिविटी है। सही है, ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दी। ठीक है, ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिए, और अब हम इस इंट्रोडक्शन के बाद चीजों को लेके कैसे चलेंगे। देखें हमारे सिलेबस का जो ऑर्डर है ना, बस मैं फाइनल बात कर रहा हूं, फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। हमारे सिलेबस का ऑर्डर ये रहेगा कि फर्स्टली मैं आपके साथ सेक्शन ए पढ़ाऊंगा आपको, देन मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन ई, देन मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन सी, देन मैं पढ़ाऊंगा आपको सेक्शन डी, एंड फाइनली आपके साथ होगा सेक्शन बी। ये मैंने इसलिए स्ट्रक्चर बनाया क्योंकि आई पर्सनली फील के इस तरह से पढ़ने में ना वो चीज का फायदा हो जाता है कि बंदा नए सेक्शन पे जाए ना, तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो पिछले सेक्शंस में होती है। तो मैं इसलिए अपना ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सही। तो इस पर्टिकुलर चीज के हिसाब से हमें अपनी स्टडीज को सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए सेक्शन ए से,
तो मैं अपनी स्टडी सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहा हूँ और हम सेक्शन ए में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, विच इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू ऑडिट। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट। ठीक है जी, तो आप ये चाहें तो ये ऑर्डर नोट कर लें और फिर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑडिट स्टार्ट करता हूँ कि बेसिकली ऑडिट है क्या। चलो ठीक है, फिर एक काम करें, आप फिर मेरी की बुकिंग करते हैं। अगर मुझको यार कुछ बोले थोड़ा यार डिस्काउंट कर दे यार, आप फॉलो वगैरह फिर ठीक बात है। तो बाकी चीजें भी थोड़ा डिस्काउंट वगैरह देख लें यार, कितना कर देगा। और पेमेंट वगैरह किस तरह करनी है क्या है वो मुझे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि ये 37 जो है वो स्टैंडर्ड में प्रोविजंस वगैरह जो हम डील करते थे वही है। यस, ये बिल्कुल वही है, इन कंजंक्शन टू IAS 10। ठीक है ना, इन कंजंक्शन टू IAS 10 कि आप लोगों को इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट और जो प्रोविजंस वगैरह हैं उनको साइमल्टेनियसली डील करना होगा। लेकिन खैर ये कोई इतनी एबनॉर्मल बात नहीं होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को ये पूरा स्टैंडर्ड पहले पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो है वो ऑडिटिंग रिलेटेड बातों को लेके जाऊंगा। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड से आप बिल्कुल परेशान हो। मकसद सिर्फ ये था कि एक दो लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है कि यार कुछ लोग उनको गाइड करते हैं कि यार ये नहीं पढ़ा हुआ तो ये नहीं दे सकते, बस वो पर्टिकुलर चीज क्लियर करना था माइंड। सही। अच्छा जी, चलिए अब हम सिलेबस को अपने स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। और सेक्शन ए में मैं चैप्टर नंबर 1 से अपने आपको स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट। और मेरे ख्याल में वो चैप्टर नंबर 1 अपने नाम से ही काफी बातें क्लियर कर रहा है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम आपके साथ करने ही जा रहे हैं कि आपको ऑडिट का क्या दे रहे हैं बेटा, इंट्रोडक्शन। इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, आपको ऑडिट का क्या दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि ऑडिट होता क्या है। देखो ऑडिट होता क्या है ना, इससे पहले जरा एक चीज समझो, बैकग्राउंड ऑफ ऑडिट। ठीक है, ऑडिट होता क्या है ना, इससे पहले जरा एक चीज समझो कि यार बैकग्राउंड ऑफ ऑडिट क्या है। सही। एक जरा एग्जाम्पल सुनो दो फ्रेंड्स की, एक जरा एग्जाम्पल सुनो दो फ्रेंड्स की। ठीक है, अच्छा यार दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड्स हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी, दो फ्रेंड्स हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। ठीक है, अच्छा हुआ कुछ यूं कि एक दिन जो है ना मिस्टर ए गए मिस्टर बी के पास। मिस्टर ए गए मिस्टर बी के पास और कहने लगे यार मेरे पास है ना एक बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। मिस्टर ए गए मिस्टर बी के पास, बोला यार मेरे पास एक बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तुम एक काम करो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा तुम पैसा जो है ना इन्वेस्ट कर दो मेरे बिजनेस में, इन्वेस्टर बन जाओ, मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दो, बिजनेस पूरा मैं चलाऊंगा, बिजनेस पूरा मैं चलाऊंगा और ईयर एंड पे जितना भी प्रॉफिट होगा ना वो आधा आधा शेयर कर लेंगे। ठीक है, एग्जांपल सुनना जरा बैकग्राउंड ऑफ ऑडिट की, फिर आपको बताता हूँ व्हाट इज ऑडिट। दो दोस्त हैं मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ए के पास बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, पैसे नहीं है।
ये गए मिस्टर बी के पास, अपने दोस्त के पास, बोला यार आप मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्टर बन जाओ, और जो है ना मैं बिजनेस चलाऊंगा, ईयर एंड पे जितना भी नफा होगा, प्रॉफिट होगा, आधा आधा शेयर कर लेंगे। मिस्टर बी को इनका बिजनेस आइडिया पसंद आया, मिस्टर बी ने पैसा लगा दिया, मिस्टर बी ने पैसा लगा दिया, मिस्टर बी ने पैसा लगा दिया। ठीक है, एक साल गुजर गया, मिस्टर बी ने पैसा लगाया था, मिस्टर ए ने यही चाहते थे ना, मिस्टर ए यार पैसा लग जाए, उन्होंने बिजनेस चलाया, एक साल गुजर गया। अच्छा, एक साल बाद मिस्टर ए वापस आए, एक साल बाद मिस्टर ए वापस आए मिस्टर बी के पास और कहने लगे देखा यार मेरा आइडिया कितना जबरदस्त था, तुमने जो मुझे पैसा दिया था ना मैंने उसको इस्तेमाल किया और पूरे साल में मुझे $10,000 का प्रॉफिट हुआ। पूरे साल में मुझे $10,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो एज पर अवर अरेंजमेंट इसमें से $5,000 आपका है और $5,000 मेरा है, क्योंकि हमने आधे आधे की बात की थी ना। उसने आधा खुद रखा, आधा मिस्टर बी को दिया और वो चला गया। यार अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ कोई ऐसे करे कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे पास है और बोले यार मेरे बिजनेस में पैसा लगा दो भाई, मैं बिजनेस चलाऊंगा, तुम पैसा लगा दो, एक साल तक वो पैसे को यूज करे और फिर एक साल बाद है बोले देखो यार $10,000 का प्रॉफिट हुआ है, आधा तुम्हारा, 5,000 आधा मेरा, और चला जाए। उसके जाने के बाद तुम कॉन्फिडेंटली बैठोगे या तुम्हें शक होगा? बेटा तुम्हें शक होगा, मिस्टर बी को भी शक होगा कि यार मैंने इसके हाथ में पैसा दे दिया, पूरा साल मैंने कुछ पूछा ही नहीं, इसने बिजनेस को अपनी मर्जी से चलाया, अब ये एंड में आके कह रहे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, 5-5 हजार। ऐसा भी तो हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा हुआ हो, ये मुझे झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना प्रॉफिट ज्यादा हुआ हो, ये मुझे झूठ बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल जायज बात है। खैर आप ये सोच सकते हो, आपका दोस्त यार आपको आके बोले भाई 10,000 का प्रॉफिट हुआ, आधा तुम्हारा आधा मेरा, तो आप सोच सकते हो यार पता नहीं झूठ ना बोल रहा हो, ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ, क्योंकि आप तो थी नहीं उधर। खैर मिस्टर बी ने बड़ी हिम्मत करके ना या मिस्टर ए को एक दिन बोल दिया, बोले यार मुझे एक बात बताओ, बिजनेस में पैसे मैंने लगाए थे, पूरा साल तुमने पैसे को अपनी मर्जी से यूज किया, जैसे यूज करना था यूज किया, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। ईयर एंड पे आके तुम बोल रहे हो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, 5,000 मेरा, 5,000 तेरा, मुझे शक हो रहा है कि यार 10,000 हुआ था कि नहीं हुआ था, कहीं तुम मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहे, मुझे शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। तो पता मिस्टर ए ने इसको क्या बोला, बोला यार बिल्कुल सही बात है, आप तो थे नहीं बिजनेस में, आपको शक हो रहा है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एक काम करो, आप बिजनेस में आओ और मेरे भाई से पूछ लो कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ था कि नहीं हुआ था, मेरे भाई बोल देगा ना तो आप मान जाना। क्या मिस्टर बी को इसके भाई की बात पे यकीन आएगा? नो। अपना भाई है भाई, कैसे खिलाफ वर्जी करेगा अपने भाई की, अपने भाई के अगेंस्ट कैसे जाएगा? मिस्टर बी ने इसको बोला, बोला भाई मुझे आपके भाई की बात पे यकीन नहीं आएगा, जब आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा, भाई की बात पे कैसे यकीन करूं? तो मिस्टर ने क्या बोला, बोला अच्छा चलो एक काम करो, मेरा जो अकाउंटेंट है ना उससे आके पूछ लो, पूरा हिसाब उसी ने बनाया, वो बता देगा उसमें 10,000 हुए कि। बेटा मिस्टर बी को अकाउंटेंट की बात पे भी यकीन नहीं आएगा, पता है क्यों? अकाउंटेंट इससे तनख्वाह लेता है भाई, मिस्टर एस से उसी का वफादार होगा ना, उसी का लॉयल होगा। मिस्टर बी को पता है यकीन कब होगा? मिस्टर बी को यकीन तब होगा जब कोई इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मींस गैर जानिबदार, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मींस ईमानदार, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड इंसान, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाला इंसान, इंडिपेंडेंट हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, ऐसा बंदा है जो गैर जानिबदार हो, ईमानदार हो और प्रोफेशनल क्वालिफाइड हो, वो मिस्टर बी को आके बोले ना हाँ यार मैंने इनको चेक किया, सब कुछ वाकई 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मिस्टर ए की बात पे मिस्टर बी को ट्रस्ट होगा। बेटा ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस करने वाला बंदा है ना, ऐसे बंदे को हम नाम देते हैं ऑडिटर का, और वो जो आके एक्टिविटी कंडक्ट करता है ना उसे हम नाम देते हैं किसका? ऑडिट का। आई रिपीट, ऑडिट का बैकग्राउंड, अभी व्हाट इज ऑडिट पे नहीं है, ऑडिट का बैकग्राउंड। ऑडिट का बैकग्राउंड क्या है भाई? मैं और मेरा दोस्त दो दोस्त हैं, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा पैसे लगा दो बिजनेस में चलाऊंगा, मैंने पैसे दे दिए, बिजनेस उसने चलाया, एक साल बाद वो आके बोल रहा है 10,000 नफा हुआ, तो तुम्हारा आधा मेरा, मुझे शक होगा भाई उस पर, सच बोल रहा है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा, 10,000 से ज्यादा तो नहीं कमाया।
मेरा शक मैं उसको कम्युनिकेट करूंगा ना, वो शक दूर करने के लिए बोलेगा मेरे भाई से पूछ लो, मेरे अकाउंटेंट से पूछ लो, मैं नहीं मानूंगा। मैं कब यकीन करूंगा? जब कोई गैर जानिबदार इंडिपेंडेंट आदमी, ऑनेस्ट सच्चा आदमी और प्रोफेशनली क्वालिफाइड आदमी मुझे आके बोलेगा ना कि हाँ यार हमने चेक किया, ये सही बोल रहा है, तो मेरा ट्रस्ट बढ़ेगा। इस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस करने वाले इंसान को ऑडिटर कहते हैं, और वो जो एक्टिविटी कंडक्ट करता है ना, वो ऑडिट है। अब सुनो, अभी लिखो नहीं कुछ भी बेटा, ये ही सेम सीन कंपनी में भी होता है। देखना कितनी मजेदार बात है, यही सेम सीन कंपनी में भी होता है। मुझे बताओ, कंपनी के रियल ओनर्स कौन होते हैं भाई? शेयर होल्डर्स। कंपनी के रियल ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। ये वो लोग होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, ये वो लोग होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप सबको मालूम है कि शेयर होल्डर्स बिजनेस रन नहीं करते। शेयर होल्डर्स अपॉइंट किसको करते हैं? डायरेक्टर्स को। शेयर होल्डर्स अपॉइंट किसको करते हैं? डायरेक्टर्स को। बेटा बिजनेस के मालिकान शेयर होल्डर होते हैं, पैसा उन्होंने लगाया, लेकिन ये लोग बिजनेस रन नहीं कर रहे होते। बिजनेस को रन कौन कर रहे होते हैं? डायरेक्टर्स। ये लोग बिजनेस को अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर्स को लाखों रुपए की सैलरीज पे की जाती हैं कि भाई तुम बिजनेस चलाओ। जब ईयर एंड होता है ना, डायरेक्टर बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डायरेक्टर क्या बनाता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती हैं: पीएनएल, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू द अकाउंट्स, जिसे हम डिस्क्लोजर्स कहते हैं। ठीक है, कंपनी का सीन सुनो। कंपनी के रियल ओनर्स कौन है भाई? शेयर होल्डर्स। इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये बिजनेस चलाते नहीं है। बिजनेस को चलाने के लिए अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स, लाखों रुपए इनको सैलरी देते हैं। ईयर एंड होता है, डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है जिसमें 5 चीजें आती हैं: पीएनएल, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स टू द अकाउंट्स। और उस पीएनएल में दिखाता है डायरेक्टर 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। बेटा शेयर होल्डर को भी शक होता है, शेयर होल्डर को भी शक होता है दोस्त की तरह, कि शेयर होल्डर सोचता है मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन मैंने तो बिजनेस चलाया ही नहीं है। पूरे साल मेरे पैसे को इन लोगों ने यूज किया, डायरेक्टर ने यूज किया। अब ईयर एंड पे ये पीएनएल बना के दिखा रहे 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं कैसे यकीन कर लूं भाई? मुझे तो शक हो रहा है, ये झूठ तो नहीं बोल रहा। डायरेक्टर भी वही बात कहता है, हमारे भाइयों से पूछ लो, हमारे अकाउंटेंट से पूछ लो, बेटा शेयर होल्डर्स का एतमाद नहीं बनता। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स पे हमेशा शक करते हैं कि यार हमने पैसा दे दिया था, पूरे साल बिजनेस को चलाया इन लोगों ने, ईयर एंड पे ये बोल रहे हैं इतना पीएनएल है, 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, हम कैसे मान लें? बेटा शेयर होल्डर का एतमाद पता है कब बनता है? जब वही कोई इंडिपेंडेंट गैर जानेबदार आदमी, कोई ऑनेस्ट आदमी, सच्चा आदमी, कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड आदमी कंपनी में आता है, वो सारी चीजों को चेक करता है और फिर इनको कहते हैं हाँ यार डायरेक्टर सही बोल रहे हैं, वाकई 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है। ये जो 3 ट्रेड्स वाला बंदा है ना, इससे हमने नाम क्या दिया? ऑडिटर। और जो उसने एक्टिविटी कंडक्ट की है वो क्या है? ऑडिटर। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये जरा कॉपी कर लो और कोई सवाल है तो पूछ लो।
अच्छा, अभी बैकग्राउंड के स्केच के बाद मैं जरा बैकग्राउंड लिख भी रहा हूँ, तो आप इसको कॉपी कर लें। ये कॉपी कर लीजिए आप लोग प्लीज।
अच्छा देखिए, अब जो मैंने आपको ये बैकग्राउंड की डिस्कशन की थी ना, ये बैकग्राउंड की डिस्कशन अब मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी आर शेयर होल्डर्स। कोई डाउट नहीं है इसमें, रियल ओनर्स कंपनी है, शेयर होल्डर्स हैं, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड मनी। जिसने पैसा लगाया वो है ना रियल ओनर। हाउएवर शेयर होल्डर्स डोंट रन बिजनेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप देखें पीएसओ के, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के, पता नहीं कितने शेयर होल्डर्स, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। यार आपको लगता है बिजनेस वो शेयर होल्डर चला रहे होते हैं, लाखों लोग मिलकर बिजनेस चला रहे होते हैं? नहीं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर लेते हैं डायरेक्टर्स को और कहते हैं यार आप लोग बिजनेस रन करो, हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, पूरा साल शेयर होल्डर के पैसों को इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टर्स। पूरा साल शेयर होल्डर्स के पैसों को इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है, जब ईयर एंड होता है तो डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती हैं, देखो। पीएनएल, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स टू द अकाउंट्स। ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और वो हैंड ओवर कर देता है किसको? शेयर होल्डर्स को। बेटा शेयर होल्डर्स को डाउट होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पीएनएल, बैलेंस शीट में एसेट्स आ रहे हैं, लायबिलिटीज आ रही है, प्रॉफिट आ रही है, सच है कि नहीं? शेयर होल्डर्स का ये शक कैसे दूर होगा? वो चाहते हैं 3 ट्रेड्स वाला बंदा, इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट, प्रोफेशनली क्वालिफाइड आदमी आए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन 5 चीजों को चेक करे और वो अश्योर करे कि सब कुछ सही है, तो हमें यकीन आ जाएगा। कोई इनका भाई, कोई इनका अकाउंटेंट बोलेगा तो हम नहीं मानेंगे, ये 3 ट्रेड्स वाला बंदा करे तो हम मानेंगे। ऐसे बंदे को हम नाम देते हैं ऑडिटर, और उसकी एक्टिविटी को क्या कहते हैं? ऑडिट कहते हैं। ठीक है भी। अच्छा, ये आपने एक बात अपनी अर्लियर स्टडीज में पढ़ी होगी, मैं यहाँ जरा आपकी मालूमात को रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा। कि देखें, बिजनेस के रियल ओनर शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने पैसा लगाया, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए उन्होंने अपॉइंट किसको किया? डायरेक्टर्स को। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप है बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। आपने पढ़ा भी होगा ये कि शेयर होल्डर मालिक हैं, उन्होंने डायरेक्टर को अपॉइंट किया बिजनेस रन करने के लिए। तो एक रिलेशनशिप है शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के दरमियान, जिसे कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी एंड रिलेशन ऑफ स्टीवर्डशिप। ये आपने यकीनन अपनी किसी ना किसी प्रीवियस स्टडीज में पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको रिकॉल करा लेता हूं कि होता भाई कुछ इस तरीके से कि बिजनेस के रियल ओनर शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन वो लोग बिजनेस रन नहीं करते। बिजनेस रन करने के लिए वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को। डायरेक्टर को कहते हैं तुम बिजनेस चलाओ, तनख्वाह लेके। तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर का एक ताल्लुक है जिसे कहते हैं एजेंसी रिलेशन और स्टीवर्डशिप रिलेशन। एजेंसी रिलेशन क्या होता है? एजेंट। डायरेक्टर्स आर agent of shareholders, means they can act on their behalf. डायरेक्टर्स बेसिकली शेयर होल्डर्स के एजेंट्स हैं। सर मतलब क्या है डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के एजेंट्स हैं? बेटा वो उनके बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं, उनकी बिहाफ पे फैसला ले सकते हैं। एजेंट वही होता है ना जो आपके बिहाफ पे फैसला कर सके। तो डायरेक्टर्स को कोई भी फैसला लेना होता है, वो लाखों शेयर होल्डर्स को कॉल थोड़ी करते हैं सर मशीन खरीद लें कि नहीं खरीद लें। उनके बिहाफ पे फैसला ले लेते हैं, ये एजेंसी रिलेशन के एजेंट्स हैं। अच्छा, स्टीवर्डशिप रिलेशन, स्टीवर्ड कहते हैं केयर टेकर, रखवाला। ठीक है, स्टीवर्ड कहते हैं केयर टेकर को, रखवाले को। ठीक है, इनके दरमियान एक और रिलेशनशिप है डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स के दरमियान, स्टीवर्डशिप रिलेशन। के डायरेक्टर्स आर स्टीवर्ड्स ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एक तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स के दरमियान एजेंट का रिलेशन है कि भाई डायरेक्टर शेयर होल्डर का एजेंट है, उसके बाद पे फैसले लेगा। और एक डायरेक्टर और शेयर होल्डर के दरमियान स्टीवर्डशिप का रिलेशन है कि वो उनका केयर टेकर इन्वेस्टमेंट का। डायरेक्टर शेयर होल्डर्स का स्टीवर्ड कैसे? बेटा शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, आपको खाली उनके डिसीजंस नहीं लेने, एजेंट नहीं बनना, आपको उनकी इन्वेस्टमेंट्स की हिफाजत भी करनी है, केयर टेकिंग भी करनी है कि उन्होंने जो पैसा लगाया आपको उनकी हिफाजत करनी है। दिस इज स्टीवर्डशिप। अभी मैं आपको छोटी छोटी बातें इसके टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज भाई कहीं से भी आ सकते हैं। तो यार ठीक है, ओनर शेयर होल्डर्स उन्होंने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया ना कि बिजनेस तुम चलो, तो भाई एक रिलेशन उनके दरमियान एजेंसी का और स्टीवर्डशिप का, ये भी नोट कर लो जरा।
अच्छा, अब मैंने आपको ये बता दिया ना कि बैकग्राउंड ऑफ ऑडिट क्या है और इनके दरमियान रिलेशन क्या है, तो अब मैं अपने पहले सवाल पे वापस आ जाता हूँ। बैकग्राउंड तो पता लग गया भाई, नजरिया जरूरत क्या है, नीड की, ऑडिट की। अब ऑडिट क्या है? ठीक है, ये डेफिनेशन लिखो जरा, फिर समझाता हूँ। अच्छा जी, तो अब ये देखें, मतलब हम इंट्रोडक्शन टू ऑडिट का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक है ना, हमने ऑडिट होता क्या ये पढ़ा ही नहीं। हम उसके आसपास घूमते रहे कि भाई ऑडिट होता क्या। उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बैकग्राउंड बता दिया कि अब आपको ऑडिट की नीड पता लग गई कि हाँ यार, ऑडिट की नीड तो है, ऑडिटर की नीड तो है कि कंपनी के मालिकान शेयर होल्डर्स हैं,
उन्होंने पैसा लगाया है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया कि तुम बिजनेस चलाओ, तो उनके दरमियान एक रिश्ता बना एजेंट का कि डायरेक्टर एजेंट उसके ब्याह पे फैसले ले सकते हैं और स्टूवर्ड उसकी इन्वेस्टमेंट्स की हिफाजत करता है। साल के एंड पे पूरे साल डायरेक्टर पैसे यूज करने के बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे देता है, 5 चीजें जिसमें आती, और शेयर होल्डर को पता है ये सब हुआ है, तो शेयर होल्डर्स आर बाउंड टू प्रोवाइड दैट ओपिनियन के यार हमें शक हो रहा है कि यार पता नहीं उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी वो सही है कि नहीं है। उनका शक दूर करने के लिए वो चाहते हैं कि कोई इनका बंदा नहीं, कोई इंडिपेंडेंट गैर जानबदार आदमी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड आदमी, सच्चा आदमी हमें आके बताए कि हाँ यार सब कुछ सही है कि नहीं है, हम उसकी बात पे यकीन करेंगे। ऐसे बंदे को ऑडिटर कहते हैं, उस एक्टिविटी को ऑडिट कहते हैं। अब ऑडिटर करता क्या, ऑडिट होता क्या? देखो, ऑडिट जो होता है ना, ये ऑडिटर जो होता है वो कंपनी में आके किसी और चीज को नहीं चेक करता, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन करता है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, 5 चीजों का। बस ये याद रखना भाई। लोग समझते हैं ऑडिटर आके लोगों को चेक करता है, नहीं भाई। ऑडिटर आके कंपनी के सीसीटीवी कैमरास को चेक करता है, नहीं भाई। ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन किसका है? एफएस का, 5 चीजों का, पीएनएल, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और डिस्क्लोजर नोट्स। बस ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। वो आके पता है ऑडिटर क्या करता है? एग्जामिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। वो कैसे करता है वो बात की बात है, लेकिन उसका प्रिंसिपल काम ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ आके एग्जामिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और इस एग्जामिनेशन के बाद ऑडिटर 2 चीजों पे अपना ओपिनियन या राय देता है। 2 चीजों पे देता है, एक चीज पे नहीं देता, 2 चीजों पर राय देता है। नंबर 1, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एन एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, यानी कि जो आईएफआरएस आईएएस जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक बनाई है इन्होंने कि नहीं बनाई है। और नंबर 2, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही, बस ये बताना है। ये इतने गोल्डन वर्ड्स है ना कि अगर ऑडिटर लिख देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, दैट मींस सब सही है। डायरेक्टर्स ने सही दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ट्रस्ट हो जाता है उनको डायरेक्टर की बात पर। अगर वो कहता है एफएस डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये खतरे की बात है कि यार इसमें मसला। तो ऑडिटर ने करना क्या है भाई? ऑडिट में सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। उसने आके किसी और चीज को चेक नहीं करना, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, और उसके बाद उसने 2 चीजों पर अपनी राय दे देनी है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, यानी कि जो करंट आईएएस आईएफआरएस बनी है उसके तहत बनी हुई कि नहीं बनी हुई? ये सब आप जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें आईएफआरएस आईएएस के तहत बनानी है। और नंबर 2, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही, ठीक है, वो सही है कि नहीं। अच्छा, जैसे आपको मालूम है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री आईएस 2 के तहत लिखनी चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएस 2 के मुताबिक होनी चाहिए कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, सही है ना? तो अब आप जो है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ये कहते हैं कि भाई वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे इन्वेंट्री वैल्यू होनी चाहिए, एज पर आईएस 2 वैल्यू होनी चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है। तो भाई ऑडिटर ये चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क बनी है कि नहीं बनी, आईएस 2 के तहत बनी है कि नहीं बनी। रेवेन्यू अगर रिकॉर्ड होना चाहिए किसी स्टैंडर्ड के तहत, इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किसी स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड कौन सा, आईएस 16, उसके तहत रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ऑडिटर ये चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्होंने अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फ्रेमवर्क करंट आईएएस आईएफआरएस पे बनाई कि नहीं बनाई। अच्छा, ये जरूरी बात है, नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स। हाँ, इमटेरियल गलतियां हो सकती हैं भाई, इमटेरियल छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, उसमें मसला नहीं है। मटीरियल चीजों की बात हो रही है, एक एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के तहत बनी है कि नहीं बनी, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही। अच्छा सर, ये बताएं, ये ट्रू एंड फेयर का क्या मतलब है? देखिए, ट्रू का मतलब है ट्रुथ, विच कैन बी वेरीफाइड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। और फिर ये मेड विथ पॉजिटिव इंटेंशंस, ठीक है। ये आप जरा कॉपी करें, मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं।
अच्छा, अब ऑडिट मैंने बताया, ऑडिट में ऑडिटर आके सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन करता है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। जिसके बाद ऑडिटर दो चीजों के काबिल हो जाते हैं। पहली बात के काबिल क्या हो जाते हैं कि वो ये बता सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, यानी कि करंट स्टैंडर्ड के तहत बनी है कि नहीं बनी। और नंबर टू, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही, सच्ची है कि नहीं। अब ये ट्रू एंड फेयर का क्या मतलब है? देखो, ट्रू पता है क्या होता है? जो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू वेरीफाई हो सके। लाइक सेल्स लिखी है 1 लाख की, ये ट्रू है कि नहीं? सिंपली इनवॉइसेस के थ्रू ये वेरीफाई हो जाएंगी, ठीक है ना। आपने मिसाल के तौर पे एसेट लिखा है कि हमने खरीदा है 5,000 का, भाई ये ट्रू है कि नहीं? ये डॉक्यूमेंट के थ्रू, परचेज इनवॉइस के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। आपने मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कि मैंने बैंक लोन लिया है 2,000 का, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लोन के कागजात के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। तो ट्रू हर वो चीज है जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू वेरीफाई हो सके। अच्छा, फेयर क्या है? फेयर का मतलब है यार इंटेंशन इसमें प्योर हो, इंटेंशन पॉजिटिव हो, ठीक है। जैसे आपको शायद ये चीज का पता हो कि यार क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है प्रॉफिट के साथ। कंपनी जब जब क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाती है ना, प्रॉफिट बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये आप जब पीएनएल कभी बना रहे हो ना अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो चेक भी कर लीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक को 1,000 2,000 से बढ़ा के देखिएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, अब ईयर एंड करीब आया ना, ईयर एंड करीब आया, कंपनी ने जबरदस्ती बगैर किसी वजह के जानबूझ के ना प्रोडक्शन बढ़ा दी। बेटा प्रोडक्शन बढ़ा दी, बिकेगा तो नहीं, तो वो सारा क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ा दी ना, वो बिकेगा तो नहीं, अब सारा क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। और वो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और बड़ी वाह हो रही है कंपनी। ऐसा करती हैं कंपनी के, ईयर एंड करीब आता है, अगर प्रॉफिट बढ़ाना होता है ना आर्टिफिशियली, तो जानबूझ के जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा देती है, ताकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता जाए और प्रॉफिट बढ़ता जाए। अब कोई पूछे ना यार ये तुमने सच्चा काम किया कि नहीं, है बोलेंगे फॉरन भाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है भाई, क्लोजिंग स्टॉक बनाया, प्रोडक्शन बनाई। लेकिन देखो ये चीज फेयर नहीं, इसमें आपकी इंटेंशंस प्योर नहीं थी, सही है ना। इसी तरीके से आपने एक सप्लायर के साथ जान पहचान थी, उसको बोला बोला यार मुझे जरा जाली इनवॉइस बना के दो थोड़ी हायर अमाउंट की। बेटा सप्लायर ने आपको हायर अमाउंट की जाली इनवॉइस बना के दे दी, तो आपकी परचेस कॉस्ट बढ़ गई। परचेस कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, आपका टैक्स बच जाएगा। बहुत सी कंपनी टैक्स चोरी के लिए काम करती है। आपको पूछना है ये ट्रू है कि नहीं है, तो आपने फौरन कहा ट्रू है भाई, ये रहा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भाई, देखो परचेज। फेयर नहीं, इंटेंशन आपकी साफ नहीं थी इसमें। तो ऑडिटर को एग्जामिनेशन करना है बंदों का नहीं, एफएस का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, 5 चीजों का, और इसके बाद 2 चीजों पे ओपिनियन देना है। नंबर 1, क्या ये एक एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के तहत, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड के तहत बनी हुई थी कि नहीं बनी हुई थी। और नंबर 2, क्या वो ट्रू एंड फेयर, सच्ची थी कि नहीं थी, उसमें इंटेंशंस प्योर थी कि नहीं थी। अब ये इंटेंशन जज करना किसी की बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ऑडिटर करता ही है। कैसे करता है वो बाद के चैप्टर्स में होगा, लेकिन ऑडिटर ऑडिट के एंड पे 2 चीजों के काबिल होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिनेशन करने के बाद 2 चीजें उसने बतानी है, एक वो इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फ्रेमवर्क बनी है कि नहीं बनी, और दूसरा वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही, ठीक है। अच्छा, दुनिया में ना ऑडिट 2 किस्म का है। एक कहलाता है स्टैच्यूटरी ऑडिट, या इसे मैंडेटरी ऑडिट भी कहते हैं, ठीक है। और एक है नॉन स्टैच्यूटरी ऑडिट, जिसे हम वॉलंटरी ऑडिट भी कहते हैं, ठीक है। ऑडिट 2 किस्म का है दुनिया में, स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी, ठीक है, मैंडेटरी और वॉलंटरी। सर ये स्टैच्यूटरी ऑडिट क्या है? स्टैच्यूटरी ऑडिट वो है जो स्टैच्यूट, लॉ के तहत एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और नॉन स्टैच्यूटरी है वॉलंटरी, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट इज स्टैच्यूटरी ऑडिट? स्टैच्यूटरी ऑडिट ये है कि भाई रिक्वायर्ड बाय लॉ है, स्टैच्यूट कानूनी रिक्वायरमेंट है। नॉन स्टैच्यूटरी ऑडिट है वॉलंटरी, वॉलंटरी मींस नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। जैसे हर लिस्टेड कंपनी को तो जरूरी है कि भाई वो अपना ऑडिट कराए, कानूनी रिक्वायरमेंट है, स्टैच्यूट कह रहा है। लेकिन ये चैरिटीज हो गई, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए,
इन इदारों को स्टैट्यूटरी नीड नहीं है, कानूनी नीड नहीं है, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, ठीक है। फिर भी आप देखोगे बहुत सारी चैरिटीज ऑडिट करवाती हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एसएमईज होते हैं, स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, उन पर ऑडिट की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी करवाती हैं। तो वो बेसिकली वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं था, वॉलंटरी है, करवाने करवाओ, नहीं करवाने नहीं करवाओ, ठीक है। तो ऑडिट दो किस्म का है, स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड बाय लॉ और नॉन स्टैट्यूटरी, कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लाइक चैरिटीज को, लाइक एसएमईज को, छोटे मोटे इदारों को रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी उनको करवाना है करवाएं, वॉलंटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी। अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है ना, उसके कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सिलेबस में नहीं है, बिकॉज इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। समझ रहे हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट के सिलेबस में कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कवर नहीं हुए क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है भाई, अब कराने ही कराने, फायदे नुकसान आते कराने भाई, क्या करें, ठीक है। लेकिन नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है ना, नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी कंपनीज कराती हैं। जैसे मेरा जो इदारा है जिधर मैं पढ़ाता हूँ, हमारा इदारा एसएलईज में आता है, स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस में आता है, उस पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं ऑडिट करवाने की, फिर भी हम करवाते हैं, वॉलंटरीली करवाते हैं। मैं बहुत सी चैरिटीज को जानता हूँ जिनके ऊपर ऑडिट की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वो कराती हैं वॉलंटरीली। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्यों करवाती है कंपनीज, नई जरूरत है फिर भी लाखों रुपए खर्च करके कराती हैं, क्योंकि इसके कुछ फायदे मिलते हैं। फायदे क्या है भाई नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के? पहला एडवांटेज कोट किया जाता है, इट इज अ मीन्स ऑफ settling accounts between partners, ठीक है। helps in getting loan from bank acceptable to tax authorities, enhances पब्लिक इमेज। सुनो भाई, मैंने कहा ऑडिट की दो टाइप्स हैं, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी है रिक्वायर्ड बाय लॉ, कानूनी रिशिक है भाई, करवानी करवाना है। नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं, कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं कराने कराओ, नहीं कराना नहीं कराओ। स्टैट्यूटरी ऑडिट के कोई फायदे नुकसान नहीं है, क्योंकि भाई लीगल रिक्वायरमेंट है, अब फायदे नुकसान है कराना ही यार, छोड़ो पढ़ना ही सब, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी विच इज वॉलंटरी, जरूरी नहीं है मेरे ऊपर कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे ऊपर कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग करवाते हैं। मेरे ऊपर कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं करवाता हूँ, वॉलंटरीली करवाता हूँ, क्योंकि मुझे उसके कुछ फायदे मिलते हैं। वो 4 फायदे लिख समझ लो। इट इज अ मीन्स ऑफ सेटलिंग अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर्स, helps in getting loan from bank, acceptable to tax authorities, enhances public image। अब सुनो इसके फायदे क्या। बेटा, अब हमारे इदारे में 4-5 पार्टनर्स हैं, हमारा अकाउंटेंट सबका हिसाब बना के दे देते कि यार आपके इतना शेयर, आपका इतना शेयर, आपका इतना शेयर, आपके इतने स्टूडेंट्स थे, इतनी फीस थी, इतना शेयर है। यार हमें शक होता है कि उससे कोई गलती तो नहीं हो गई है, उसने कहीं इसके बच्चे इसमें तो नहीं डाल दिए। ऑडिट जरूरी नहीं है मेरे ऊपर, मैं करवाता हूँ ना, तो मुझे ट्रस्ट हो जाता है कि किसी ऑडिटर ने आके चेक किया यार, तो पार्टनर्स के दरमियान अकाउंट सेटल करने में मुझे मदद मिल जाती है। फिर मुझे कभी बैंक से लोन लेना है, तो बैंक ऐसी थोड़ी लोन देता है, बैंक कहता है सर अपना जरा कंपनी का पीएनएल बैलेंस शीट दीजिएगा, मैंने उनको ऐसी दे दिया जाके, वो मेरे अकाउंटेंट के हाथों का बना हुआ है, तो शायद बैंक मुझे लोन ना दे। हाँ, उस पर ईवाई का स्टैंप लगावे, केपीएमजी का स्टैंप लगावे, तो बैंक ट्रस्ट करेगा उस पर कि इन्होंने जाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई, ऑडिट फर्म ने बनाई हुई। इट हेल्प्स इन गेटिंग नो फ्रॉम बैंक। अच्छा, बेशक मेरे ऊपर ऑडिट एग्जाम्पशन है भाई, लेकिन मेरे इदारे को टैक्स तो भरना है ना। अब टैक्स वाले कहते हैं टैक्स भरो, मैं पीएनएल बनाता हूँ, इतना प्रॉफिट हुआ, टैक्स भर दिया, टैक्स वालों को फौरन शक होता है भाई इसके अकाउंटेंट ने कहीं प्रॉफिट में हेरफेर तो नहीं किया टैक्स बचाने के लिए। लेकिन सोचो उस पर ईवाई का स्टैंप लगाओ, केपीएमजी का स्टैंप लगाओ, तो टैक्स अथॉरिटीज उस पर एक्सेप्ट कर लेती। पब्लिक की नजर में मेरा इमेज बढ़ जाता है यार, अच्छे लोग हैं, ऑडिट करवाते हैं। चैरिटीज में ऑडिट एग्जाम्पशन है, ऑडिट कंपलसरी नहीं है।
क्योंकि डोनेशंस कलेक्ट होते हैं, तो इतने डोनेशन के लाखों रुपए वो ऑडिट में थोड़ी खर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी चैरिटीज को जानता हूँ जो ऑडिट करवाती है, एक एक रुपए का हिसाब लिखता है ऑडिटर के, यार इतने पैसे इधर खर्च हो, इतने पैसे इधर, तो पब्लिक का इमेज बढ़ जाता है उस चैरिटी पे, देखो कितने अच्छे लोग हैं, पैसों का हिसाब किताब रख रहे हैं। तो ये सब वॉलंटरी ऑडिट के फायदे हैं। लेकिन जाहिर है भाई, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। टाइम कंज्यूमिंग, इसमें वक्त ज़ाया होता है इदारे का, ज़ाहिर है ऑडिट में, और खामा खाई के पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, ये जरा कॉपी कर लो, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछो। अच्छा जी, तो अब मैंने आपको, इसका मतलब है टोटल 3 चीजें पढ़ाई। नंबर 1, बैकग्राउंड ऑफ ऑडिट। ऑडिट का बैकग्राउंड क्या है बेटा, कि ऑडिट में कंपनी को, मैंने बताया, रियल ओनर शेयर होल्डर्स हैं, पैसा उन्होंने लगाया, लेकिन वो बिजनेस को रन नहीं करते, रन डायरेक्टर्स करते हैं। उनके दरमियान एक रिश्ता बनता है एजेंसी स्टूवर्डशिप का, वो उनके बेहाफ पे फैसले ले सकते हैं एजेंट, और उनकी इन्वेस्टमेंट्स के रखवाले, केयरटेकर, स्टूवर्ड्स। ठीक है, ईयर एंड पे डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, 5 P&L, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडिटी, कैश फ्लो, नोट्स, अकाउंट्स, और वो शेयर होल्डर्स को दे देता है। शेयर होल्डर्स को यकीन नहीं होता कि उन्होंने सही बनाई है नहीं बनाई है। उनका शक तब दूर होगा जब कोई इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट, प्रोफेशनली क्वालिफाइड आदमी उनको आके बताए कि भाई सब कुछ सही है।
तो वो यकीन करेंगे उस बंदे को ऑडिटर कहते हैं और वो एक्टिविटी ऑडिट कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया ऑडिट क्या होता है। एग्जामिनेशन है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, सिर्फ 5 चीजें चेक करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद, 2 चीजों पर ओपिनियन देना है। एक, सब कुछ इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है कि नहीं, और नंबर 2, वो ट्रू एंड फेयर दे रही कि नहीं रही, सच्ची है कि नहीं, प्योर इंटेंशन है कि नहीं। अब वो कैसे ट्रू चेक होगा, कैसे फेयर चेक होगा, वो बाद में जाहिर है नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे आप, ठीक है। दूसरा, ऑडिट की 2 टाइप्स है, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है बेटा? स्टैट्यूटरी ऑडिट कानूनी रिक्वायरमेंट है, हर हाल में कराना ही कराना है, नो फायदे नुकसान। नॉन स्टैट्यूटरी वॉलेंट्री है, मर्जी है करवाओ, मर्जी है ना करवाओ, ठीक है। अच्छा सर, अब मसला ये है कि ये मर्जी है करवाओ, मर्जी है नहीं करवाओ, तो फिर भी बहुत सारी कंपनीज कराती हैं, वॉलेंट्री कराती हैं क्योंकि उनको फायदे मिलते हैं, टैक्स अथॉरिटी उस पर यकीन कर लेती है, बैंक यकीन कर लेता है, पब्लिक इमेज बढ़ जाता है, पार्टनर्स के दरमियान अकाउंट सेटल करने में हेल्प मिल जाती है। ड्रॉबैक्स है टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट, ठीक है। इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है आप पूछ लें, सही। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, सही। फर्दर कंटिन्यूएशन फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।